अखबार की हेडलाइन इतने मोटे अक्षरों में लिखी गई थी कि एक बार तो लगा कि अखबार में इसके अलावा कुछ है ही नहीं, और अखबार के ऊपरी हिस्से को पूरी तरह से कवर करती हेडलाइन में जो लिखा था उसे पढ़कर एक बार के लिए तो पूरा देश सन्न रह गया। बहुत जल्द वो नाम सामने आया जो इन सब के लिए जिम्मेदार था, और वो नाम था दाऊद इब्राहिम कासकर। कहा जाता है अच्छा खाना भी उनको तभी नसीब होता था जब अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान और करीम लाला की दी हुई बख्शिश उनके घर पहुंचा करती थी। एक बार गुस्से में करीम लाला ने दाऊद की सरेआम पिटाई कर दी। आखिर कौन था ये दाऊद इब्राहिम कासकर? क्यों किया गया था देश को दहला देने वाला वो सीरियल बम ब्लास्ट? क्या थी वो डी कंपनी जिसके नाम से अंडरवर्ल्ड से लेकर पुलिस तक थर-थर कांपती थी, और क्या था पूरा किस्सा? साल था 1993 और दिन था शनिवार। 13 मार्च की सुबह पूरे देश के लोग जब नींद से जागे और न्यूज़पेपर हाथ में लिया तो अखबार के हेडलाइन पढ़ते ही एक बार तो लगा मानो किसी ने बम को हाथ लगा दिया हो, और बम भी ऐसा जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक देश में सुनाई दे जाने वाली थी। जी हाँ, अखबार की हेडलाइन इतने मोटे अक्षरों में लिखी गई थी कि एक बार तो लगा कि अखबार में इसके अलावा कुछ है ही नहीं, और अखबार के ऊपरी हिस्से को पूरी तरह से कवर करती हेडलाइन में जो लिखा था उसे पढ़कर एक बार के लिए तो पूरा देश सन्न रह गया। और ये खबर थी मुंबई में हुए सीरियल बम ब्लास्ट की। A few minutes before trading was to end at the Bombay Stock Exchange. तब की बंबई जैसे महानगर में 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक कुल 2 घंटे में हुए इस सीरियल बम ब्लास्ट में कुल 11 बम धमाके हुए थे, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आजादी के बाद से देश ने ये तो कई घटनाएं देखी थी, लेकिन ये अपनी तरह का ऐसा पहला मामला था जिसने 90s के लोगों को दहशत में ला खड़ा कर दिया था। बहरहाल पुलिस प्रशासन और एजेंसियां हरकत में आई तो बहुत जल्द वो नाम सामने आया जो इन सब के लिए जिम्मेदार था, और ये पहली बार था जब देश की जनता ने डी कंपनी, अंडरवर्ल्ड और वो नाम सुना जो इन सब के पीछे जिम्मेदार था, और वो नाम था दाऊद इब्राहिम कासकर। These are pictures that have been released by the NI, the latest pictures of India's enemy #1. This is how Dawood and company look today, viewers. Where is Dawood Ibrahim? India's most nephew is now in Karachi. Is in Pakistan. Alisha Parker has said like Dawood Ibrahim, India's most accused gangster is in Pakistan. Alisha Parker has said like Dawood Ibrahim, India's most accused. These terrorists have killed hundreds of Indians and caused chaos and havoc across India. आखिर कौन था ये दाऊद इब्राहिम कासकर? क्यों किया गया था देश को दहला देने वाला वो सीरियल बम ब्लास्ट? क्या थी वो डी कंपनी जिसके नाम से अंडरवर्ल्ड से लेकर पुलिस तक थर-थर कांपती थी, और क्या था ये पूरा किस्सा? आइए जानिए मेरे साथ। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में डोंगरी के जतगांव इलाके में मुंबई पुलिस के एक हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर के घर 26 दिसंबर 1955 को जब एक लड़के ने जन्म लिया तो पिता इब्राहिम कासकर और मां अमीना बी ने उसका नाम रखा दाऊद इब्राहिम कासकर। डोंगरी के इसी जतगांव इलाके में अहमद सेलर हाई स्कूल से दाऊद की शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई, जहां से कि उसने बाद में पढ़ाई अधूरी ही छोड़ दी। हालांकि दाऊद के पिता थे तो पुलिस में, लेकिन दाऊद ने कभी भी ना तो पिता की बात मानी और ना ही कभी कानून की, और इसी के चलते अपने शौक और बुरी आदतों के लिए दाऊद ने किशोरावस्था में ही ड्रग सप्लाई, चोरी, डकैती और लूटपाट करना शुरू कर दिया। 8 भाई और 5 बहनों के इस छोटे से घर के हालात इस कदर खराब थे कि कहा जाता है अच्छा खाना भी उनको तभी नसीब होता था जब अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान और करीम लाला की दी हुई बख्शिश उनके घर पहुंचा करती थी। गरीबी की मार झेल रहे इस परिवार के हालात धीरे धीरे दाऊद के महंगे शौक और बुरी आदतों से और भी ज्यादा बद से बदतर होते जा रहे थे। आखिरकार दाऊद वहीं के एक लोकल गैंगस्टर और डॉन बाशु दादा के गिरोह में शामिल हो जाता है, जो बड़े बड़े मगरमच्छों द्वारा चलाए जा रहे अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट का एक छोटा सा हिस्सा था। आर्थिक तंगी और अपनी बुरी आदतों की वजह से दाऊद धीरे धीरे समाज से दूर और अंडरवर्ल्ड के करीब होता जा रहा था। अब जैसे जैसे दाऊद आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे अंडरवर्ल्ड उसे अपनी तरफ खींचता जा रहा था। दाऊद अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला से बहुत ज्यादा प्रभावित था, और इतना ज्यादा प्रभावित था कि वो उसी के जैसे बनना भी चाहता था। और बड़े होते दाऊद ने छोटे मोटे सामान की स्मगलिंग भी शुरू कर दी। अपने बड़े भाई शब्बीर के साथ मिलकर उसने एक छोटा मोटा गैंग बनाया और स्मगलिंग के इस धंधे में धीरे धीरे माहिर होता गया। घर वालों ने सोचा कि शादी के बाद शायद दाऊद सही रास्ते पर आ जाए, इसके लिए उसकी शादी महजबीन उर्फ जुबीना जरीन से कर दी गई, जिससे दाऊद के 4 बच्चे हुए, जिनमें एक लड़का और 3 लड़कियां शामिल थी। हालांकि दाऊद की सबसे छोटी बेटी की बहुत पहले ही मौत हो चुकी थी।
आखिरकार वो वक्त भी आया जब दाऊद को स्मगलिंग का ये काम भी छोटा लगने लगा और कुछ बड़ा करने की धुन में इसी दौरान दाऊद ने एक व्यापारी से 5.25 लाख रुपए की लूट की, जिसके बाद उसे जेल भी जाना पड़ा। हालांकि इसकी भी अपनी एक कहानी है। बताया जाता है कि दाऊद ने यह सोचकर एक कॉर्पोरेटर से ये रकम लूटी थी कि वो उसके राइवल हाजी मस्तान के पैसे हैं, लेकिन बाद में जांच में पता चलता है कि वो वाकई में एक कॉर्पोरेटर के पैसे थे। और जब पुलिस केस हुआ तो इस केस की छानबीन जिसके हाथ में थी वो और कोई नहीं, दाऊद के पिता हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर थे। खैर, जेल से बाहर आते ही दाऊद अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला की गैंग में शामिल हो जाता है। वही करीम लाला जिसने आजाद भारत में मुंबई से अंडरवर्ल्ड की शुरुआत की और जिसके रहन सहन से दाऊद बहुत ज्यादा प्रभावित था। ये वो वक्त था जब करीम लाला मुंबई अंडरवर्ल्ड का सर्वे सर्वा था और पूरी मुंबई करीम लाला के इस गैंग को पठान गैंग के नाम से जाना करती थी। और इसी करीम लाला के लिए वसूली और हीरे की तस्करी का काम करने लगा था दाऊद इब्राहिम। 1940 से 50 के दशक का अंडरवर्ल्ड आज की तरह खून खराबे पर यकीन नहीं रखता था, बल्कि उस दौर में ये सब स्मगलिंग और वसूली तक ही सीमित रहा करता था। और यहाँ राज चलता था सिर्फ 3 लोगों का, अफगानी मुंबई का करीम लाला उर्फ पठान, तमिलनाडु से आया हुआ हाजी मस्तान और वर्धरंजन मुदलियार उर्फ वर्दा भाई का, जिन्होंने अपने अपने इलाके बांट रखे थे। और झगड़े की नौबत तब तक कभी नहीं आई जब तक कोई एक दूसरे के इलाके में घुसपैठ नहीं करता था। और यही मुंबई जो तब बंबई हुआ करती थी, उसके अंडरवर्ल्ड का ये कारोबार दाऊद के आने से पहले तक इसी उसूल पर धड़ल्ले से चलता रहा था। और अब करीम लाला के इसी धंधे में शामिल था दाऊद इब्राहिम कासकर। अपनी ऊंची महत्वाकांक्षाओं के चलते दाऊद किसी उसूल को मानने को हरगिज तैयार नहीं था। और इसी के चलते एक वक्त के बाद दाऊद ने करीम लाला का पठान गैंग छोड़कर अपने सगे बड़े भाई शब्बीर के साथ अपना ही एक अलग गैंग बना लिया और बिना किसी उसूल के वसूली, रंगदारी और स्मगलिंग का धंधा शुरू कर दिया। इधर पठान गैंग से अलग होकर और अपना अलग गैंग बनाकर दाऊद ने करीम लाला से दुश्मनी मोल ले ली थी। बताया जाता है कि इसी के चलते एक बार गुस्से में करीम लाला ने दाऊद की सरेआम पिटाई कर दी थी। हालांकि दाऊद उस वक्त तो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि तब दाऊद का कद करीम लाला से बहुत छोटा था। लेकिन अब पूरी मुंबई में उसका कोई दुश्मन था तो वो था करीम लाला। और ये वही करीम लाला है जिससे दाऊद कभी बहुत प्रभावित था और जिससे उसने इस धंधे की बारीकियां सीखी थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वक्त के साथ दाऊद ने अब पूरी मुंबई में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। 70 का दशक आते आते दाऊद अंडरवर्ल्ड डॉन रहे हाजी मस्तान के गैंग में शामिल हो जाता है और हाजी मस्तान का करीबी हो जाता है। हाजी मस्तान की ताकत मिलते ही अब दाऊद का करीम लाला से दुश्मनी खुलकर बाहर आने लगी थी। और इसी दौरान साल आया 1975 का दौर, जब तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नेशनल वाइड इमरजेंसी लागू कर दी। इधर हाजी मस्तान को 18 महीने के लिए जेल की सजा हो जाती है और उधर पठान और वर्धा गैंग अंडरग्राउंड हो जाता है। दाऊद को अंडरवर्ल्ड की सत्ता हटाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था और इसने उसे हथियाया भी। दाऊद ने अपना गैंग फिर से खड़ा किया और उसका नाम रखा डी कंपनी। डी यानी दाऊद इब्राहिम कासकर। कोई भी कॉम्पिटिटर न होने से दाऊद ने मस्तान और पठान गैंग के सभी गुरगोर धंधों को धीरे धीरे हथियाना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब दाऊद को रोकने वाला कोई भी नहीं था। दाऊद अब मुंबई अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह था। हालांकि इमरजेंसी खत्म होते ही हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्दा भाई ने वापसी की, लेकिन ये क्योंकि अब बूढ़े हो चुके थे और दाऊद को रोकने की हिम्मत अब इनमें से किसी के पास भी नहीं थी। और ऐसे में सामने आया करीम लाला का भतीजा समाद खान, जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड में पठान गैंग की कमान संभाली। और दाऊद से बदले की इसी भावना के चलते समाद खान ने 1977 में सईद बटला, अयूब लाला, अमीरजादा खान और आलमजेब खान के साथ मिलकर दाऊद के जिगरी दोस्त नैतिक इकबाल की बड़ी बहरहमी से हत्या कर दी। लेकिन बदले का खेल अभी थमा भी नहीं था कि समाद खान ने मुंबई के उभरते डॉन मानिया सुरवे के साथ मिलकर एक सुबह दाऊद के बड़े भाई शब्बीर को एक पेट्रोल पंप में गोलियों से भून डाला। और ये दिन था 12 फरवरी 1981। इस हत्याकांड का नतीजा ये हुआ कि मानिया सुरवे तो 1982 के एक पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है, लेकिन दाऊद जो अब तक छोटे मोटे ही कांड किया करता था, वो अब एक डॉन नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन डॉन बनने की राह पर निकल जाता है। और अब बात सिर्फ गैंग की नहीं बल्कि अपनी साख और अपने भाई की हत्या की बदला लेने की भी थी। और इसी दौरान दाऊद के गुर्गे दाऊद के दोस्त नैतिक इकबाल के हत्यारों में से एक अमीरजादा खान को सरेआम मुंबई सेशन कोर्ट में दिन दहाड़े गोलियों से भून देते हैं। और धीरे धीरे दोनों गैंग का खूनी खेल इसी तरह मुंबई के सड़कों में सरेआम होने लगा। और इसी गैंगवार और बदला लेने के चलते आगे बढ़ने की चाह में पठान गैंग ने बड़ा राजन गैंग के लीडर बड़ा राजन को एक दिन उसी तरह दिन दहाड़े कोर्ट में गोलियों से भून दिया।
अब बड़ा राजन की हत्या का बदला लेने के लिए बड़ा राजन के ही एक चेले राजेंद्र सदाशिव निकलजे ने अपने गुरु की मौत का बदला लेने के लिए उसके हत्यारों में से एक हत्यारे अब्दुल कुंजू को क्रिकेट के एक मैदान में एक दिन क्रिकेट खेलने के दौरान बेरहमी से मार दिया। इस हत्या से राजेंद्र निकलजे न सिर्फ सबकी नजरों में आया, बल्कि अब राजेंद्र निकलजे बड़ा राजन गैंग का लीडर भी बन के आया और अंडरवर्ल्ड ने उसको नाम दिया छोटा राजन। अंडरवर्ल्ड ने छोटा राजन को भले ही नजरअंदाज कर दिया हो, लेकिन एक शख्स मुंबई में ऐसा भी था जिसने छोटा राजन पर अपनी नजर और भी तीखी कर ली थी, और ये शख्स था दाऊद इब्राहिम। दाऊद ने दुश्मन का दुश्मन दोस्त की तरफ पर छोटा राजन से हाथ मिला लिया और छोटा राजन के साथ मिलकर 1984 की एक सुबह समाज को एक होटल की लॉबी में गोलियों से भून दिया। और अपने भाई शब्बीर की मौत का बदला लेने के लिए दाऊद ने करीम लाला के भाई रहीम खान को भी 1946 में छोटा राजन के हाथों मरवा दिया, और इसी के साथ ही मुंबई से पठान गैंग का पूरी तरह से सफाया हो गया। इसके बाद मुंबई की सड़कों में अंडरवर्ल्ड गैंगवार आए दिन देखने को मिलने लगी, और इधर दाऊद ने हाजी मस्तान और पठान गैंग के सारे काले धंधों की कमान अपने हाथों में ले ली। अब दाऊद ने सालों से चलते आ रहे मुंबई अंडरवर्ल्ड के पुराने सभी उसूल बदल डाले और एक ही उसूल मुंबई अंडरवर्ल्ड पर उसने थोप दिया, जो उसके साथ नहीं रहेगा वो नहीं रहेगा। धीरे धीरे दाऊद ने अपने सभी कंप्यूटर गैंग को खत्म करना शुरू कर दिया, और ये वो दौर था जब मुंबई की सड़कें अक्सर आपसी गैंगवार से खून से रंगी दिखाई देने लगी थी। और दाऊद ने अपने कारोबार के मेनू में धीरे धीरे हत्या, जुआ और कालाबाजारी जैसे शब्दों को भी जोड़ना शुरू कर दिया। वक्त के साथ साथ दाऊद एक बहुत बड़ा नाम होता चला गया, और उसका कद इस हद तक बढ़ गया कि पुलिस भी अब दाऊद के नाम से खौफ खाने लगी। जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनने के बाद उसने रियल एस्टेट, फिल्मी दुनिया और सट्टा बाजार में भी अपना दखल शुरू कर दिया। और यही वो साल था जब बढ़ते बिजनेस के साथ दाऊद के लिए खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा था, और इसीलिए 1946 में छोटा राजन को मुंबई की कमान थमाकर दाऊद अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए दुबई भाग जाता है। एक बार छोटा राजन ने कहा था कि डी कंपनी में कम्युनलिज्म नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर काम करते हैं। लेकिन 90 के दशक आते आते छोटा राजन महसूस करने लगा था कि दाऊद की तरफ से सारा काम अब उसे नहीं बल्कि गैंग के नए मेंबर छोटा शकील और अबू सलेम को मिलने लगा है। और छोटा राजन के मन में पनप रहे इस शक को और ज्यादा जोर मिला कि डी कंपनी में कम्युनिज्म वाकई में है। और फिर साल आया 1992, जिसने छोटा राजन की इस सोच में आग में घी का काम किया। जब बाबरी मस्जिद गिराने को लेकर जगह जगह दंगे होने लगे और इस आग में सबसे ज्यादा झुलसा मुंबई। यहाँ दाऊद सबसे बड़ी गलती कर देता है और हिंदू मुस्लिम के इस झगड़े में मुस्लिम की तरफ से खुद पड़ता है। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शुक्रवार 12 मार्च 1993 का वो दिन जिसे ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है, जब एक एक करके 11 बम ब्लास्ट से मुंबई से पूरा देश जहां सन्न रह जाता है, वहीं दुनिया ने पहली बार टेररिज्म शब्द का मतलब जाना था। दुनिया ने अब दाऊद इब्राहिम को जानना शुरू किया। मीडिया ने पुराने चिट्ठे खोलने शुरू किए तो लोगों को दाऊद इब्राहिम के बारे में पता चला। इसी दौरान रेस में सट्टा हो या क्रिकेट में दखलंदाजी हो, दाऊद बराबर खबरों में बना रहा। और इसी दौरान राम तेरी गंगा मैली फिल्म से सबकी नजरों में आई नीली आंखों वाली अभिनेत्री मंदाकिनी के साथ 1995 में क्रिकेट के एक स्टेडियम के बाहर निकली एक फोटो ने न सिर्फ पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चौंका कर रख दिया, बल्कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों की कलाई भी खोल कर रख दी। फिलहाल दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा बैठा है और उसे आईएसआई सहित पाकिस्तान सरकार की भी सरपरस्ती हासिल है। उसके आपराधिक गतिविधियों में अब आतंकी फंडिंग, ड्रग्स, बंदूक की तस्करी, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल है। उसने कराची, दुबई और भारत में रियल एस्टेट का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, और ऐसा कहा जाता है कि वही हवाला के जरिए इसे कंट्रोल भी करता है। भारत में दाऊद इब्राहिम आज भी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शिखर पर जमा हुआ है, और इंटरपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी वो सालों से बरकरार है। 2015 में फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दाऊद के पास अब तक कुल 55,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जो उसने अपने इन्हीं काले धंधों से इकट्ठी की है। और पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम कंट्री में उसके गुटके, पान मसाले की फैक्ट्रियां भी है। दाऊद इब्राहिम खासकर पाकिस्तानी सरकार और आईएसआई की सरपरस्ती में आज भी अपने धंधे को बदस्तूर चला रहा है। हालांकि अब दाऊद लगभग 70 साल का बूढ़ा हो गया है। गाहे बगाहे उसकी कोई न कोई फोटो आज भी अखबार और न्यूज चैनलों की सुर्खियां बनती रहती है, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो रोबदार मूछें नहीं रही जो कभी मुंबई अंडरवर्ल्ड को धमकाकर रखा करती थी। मौसम की तरह उसकी कहीं होने या मरने की खबरें आज भी अखबारों और न्यूज चैनलों में आती रहती है। और भारतीय एजेंसियां आज भी दाऊद इब्राहिम कास्कर की तलाश में उसी तरह है जिस तरह खुद दाऊद मोस्ट वांटेड की लिस्ट पर चरम पर है।
अगर आपको नहीं पता कि उत्तराखंड की राजनीति को 360 डिग्री पलट कर रख देने वाली कौन थी अंकिता भंडारी, क्यों की गई थी उसकी हत्या, सत्ता के ताकतवर गिरफ्तार तक कैसे पहुंचे थे कानून के हाथ और क्या था ये पूरा किस्सा, देखिए इस वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से भी आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। दाऊद इब्राहिम से जुड़ा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत। ऐसा नहीं था कि सभी उसके साथ थे, जो नहीं था वो नहीं रहा।